और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, मिर्जापुर मेकर्स की फिल्म बड़ी मुश्किलों में, निर्माता निर्देशक को पड़ा भारी। बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने मेकर्स को जारी किया है नोटिस। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, मिर्जापुर मेकर्स की फिल्म बड़ी मुश्किल में है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने मेकर्स को नोटिस जारी किया है। सीरीज में अश्लीलता पर दिखाने का लगा आरोप। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जारी हुआ है नोटिस। याचिका में इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी अहम जानकारी है ये। मिर्जापुर मेकर्स की फिर मुश्किल बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेकर्स को जारी किया है नोटिस। सीरीज में अश्लीलता दिखाने के लिए ये नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि याचिका में इस तरह के कंटेंट पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका मैं रुख करूंगी। अरविंद जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मेकर्स को नोटिस जारी कर दिया है। एक बार फिर से जो मेकर्स की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले भी जो आरोप है मेकर्स पर लग गई थी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो नोटिस जारी किया है उसमें पर्याप्त तथ्य थे इसको जारी करने के लिए। क्योंकि अगर मिर्जापुर वेब सीरीज को आप देखें, उसमें जिस तरीके से ससुर और बहू का संबंध दिखाया गया है, जिस तरीके से बहू का नौकर के साथ संबंध दिखाया गया है, और ये सारी चीजें जो है, मिर्जापुर जो वेब सीरीज है, मिर्जापुर के जो रहने वाले लोग हैं, ये उनके लिए बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखद है। लोगों को लगता है कि मिर्जापुर के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को इस सीरीज के साथ जोड़ के सोचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना कठिन काम है ये, क्योंकि समाज में रहना और इस तरह की चीजें देखना बहुत आसान नहीं होता है। और शायद यही कारण था कि जो एडवोकेट महोदय हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है, वो खुद मिर्जापुर के रहने वाले हैं। और जब उन्होंने इस वेब सीरीज को देखा तो उन्होंने इस बात को लेके एक एसएलपी लगाई, जिसका परिणाम ये है कि मिर्जापुर वेब सीरीज के लोगों को, जो उनके निर्माता निर्देशक हैं, उनको नोटिस जारी की गई है। मैं समझता हूं कि इसमें आगे अभी देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाई कंटेंट को लेके कोर्ट करती है, क्योंकि वो अश्लील है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठ के उसको देख नहीं सकता। और सबसे जो बड़ी बात है, मिर्जापुर जो जगह है वो विंध्यवासिनी का धाम है। और मिर्जापुर का नाम का जिस तरह से इस पूरे वेब सीरीज में इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत मैं समझता हूँ कि आपत्तिजनक है। और आगे अब बेहद महत्वपूर्ण है कि आगे इसमें क्या होता है। आगे इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने अरेस्ट स्टे ले रखा है, लेकिन मिर्जापुर पुलिस ने इस पूरे मामले में उन लोगों को नोटिस सर्व किया है, नोटिस भेज दिया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो आखिर इसका जवाब किस तरह से देते हैं, किस तरह से उनका जवाब आता है। उसके बाद आगे की इस पूरे मामले में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और सरकार को और हाई कोर्ट में भी जो है, जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उनको भी जो है इस पूरे मामले में जवाब देना है। अरविंद जी, देखिए, एफआईआर जो आपने दर्ज कराई है इस पूरी वेब सीरीज को लेकर, आपकी कोशिशें भी अब रंग ला रही हैं, क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज है जिसको फैमिली के साथ, जिसको बच्चों के साथ बैठकर देखा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से शायद मैं भी मिर्जापुर का होने के नाते ही मैंने ये जो है एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है। जब मैंने मिर्जापुर को देखा तो मुझे लगा कि जिस तरीके से मिर्जापुर को चित्रित किया गया है, जिस तरीके से इसको फिल्मांकित किया गया है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है और इस पूरे मामले का विरोध करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है इस पूरे मामले में गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन गए, जिन्होंने अपनी आपत्ति इस पे दाखिल की है, अपनी आपत्ति जताई है कि मिर्जापुर में जो कुछ भी दिखाया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्य है। समझ लीजिए कि मैं समझता हूं कि जिस तरह की चीजें दिखाई गई हैं बिना रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किए हुए, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। इस पूरे मामले में कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में इस तरह का काम न किया जा सके। सर, आपकी क्या पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? मिर्जापुर पुलिस का क्या कुछ कहना है? आगे का क्या कुछ कदम उठाएगी मिर्जापुर पुलिस? हाँ, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नोटिस भेज दिया है और आगे उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अब जवाब आने के बाद आगे की उस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये निर्माता निर्देशकों के लिए उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं।
बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमारे संपादक जुड़े थे, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो फिल्म है वो बच्चों के साथ नहीं देखी जा सकती है और मिर्ज़ापुर मेकर्स की एक बार फिर से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि FIR जो है वो दर्ज कराई गई थी। जो कोशिशें हैं अरविंद चतुर्वेदी जी की वो भी रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। तो सीरीज में जिस तरीके की अश्लीलता को परोसा गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बड़ा एक्शन लिया है। याचिका में इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की थी। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही मची हुई है। चमोली जिले में जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से जहां धौलीगंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और पानी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लिहाजा आसपास के इलाकों में लोगों को बाहर निकलना बंद कर दिया जा चुका है और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। ITBP, NDRF और SDRG की कई टीमें मौके पर पहुंची हैं। श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी अलर्ट है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य और सुरक्षित निकाला गया है लोगों को बाहर। इन 3 तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो तबाही है वो मची हुई है। उत्तराखंड में देवभूमि एक बार फिर से बड़ी तबाही का शिकार हुई है। टनल के अंदर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कल से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य का काम जो है वो छिड़ा हुआ है। सुरक्षित लोगों को बाहर भी निकाला जा चुका है। तो कुछ जानकारियां जो मिल रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, तो कईयों के शव जो हैं वो बाहर निकाले गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के तपोवन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खुद हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ सीएम ने बात कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की भी बात कही है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद चमोली पहुंचे। जोशीमठ उन्होंने यहां पर शिरकत की है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो रेस्क्यू टीम है उसके साथ बातचीत करते हुए नजर आए हैं। जायजा लिया है हालातों का। राशन की कोई कमी नहीं होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। प्रशासन को पूरी व्यवस्था करने के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चमोली जिले में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए प्रशासन को पहले ही बता दिया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राशन की भी कोई कमी नहीं हो, उसके लिए व्यवस्था पूरी कर दी गई है। तो जोशीमठ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको बता दें कि प्रशासन को पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं, ये कहना है सीएम का। सीएम खुद हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। मौके पर जो टीमें मौजूद हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, जायजा लिया है और साथ ही जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक खत्म होगा इस बारे में भी जानकारी ली है। फिलहाल आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं। राहत कार्य तो पूरी रात वहां पर चलता रहा। 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है, ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया। वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णुगाड जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। ITBP, सेना और जो हमारी SDRF है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। NDRF भी कल शाम पहुंच गई है। वो शाम को ही देहरादून से बाई बस उनको रवाना किया गया है। आज और भी NDRF की भेजने की। जोशीमठ के तपोवन में ग्लेशियर के फटने के बाद लापता हुए कामगारों में से तमाम कामगार लखीमपुर के भी बताए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि 2 कामगारों की मौत की पुष्टि होने के बाद उनके परिवारों में जहां कोहराम मच गया, तो वहीं कामगारों के परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी है और हर तरफ से मदद करने की
बात कही है। तो वहीं ग्रामीणों की माने तो अभी तकरीबन 50 से 60 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में उनके परिवार के लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर अयोध्या से है, जहां सिंचाई विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सरयू में बह गया है राम का पैड़ी का नवनिर्माण। पैड़ी का निर्माण भ्रष्टाचार के चलते ध्वस्त हो गया। सरयू की हल्की धारा भी नहीं रोक सकी है पैड़ी। तो वहीं आनन फानन में हटाया जा रहा है मलबा। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। अयोध्या के साधु संतों में आक्रोश जहां दिखाई देने को मिल रहा है, तो वहीं मौके पर पहुंचकर इंडिया न्यूज से बोले महंत राजू दास, अधिकारी और ठेकेदारों पर होनी चाहिए बड़ी कार्रवाई। मामले से सीएम योगी को कराएंगे अवगत। जल धारा खोलते ही निर्माण बह जाने से हुआ है ये कष्ट। तो राम की पैड़ी अयोध्या से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पैड़ी का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सरयू की हल्की धारा भी नहीं रोक सकी है पैड़ी। तस्वीरें देखिए। तो वहीं प्रतापगढ़ में सीएम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में मची है लूट। मेडिकल कॉलेज में प्रयोग हो रही मानक विहीन मटेरियल इस्तेमाल की जाने वाली सीमेंट की जारी है कालाबाजारी। तो वहीं आपको बताएं कि खुलेआम बेची जा रही है मेडिकल कॉलेज की सीमेंट लादकर निकले ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में लिया है। मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुलेआम बेची जा रही है मेडिकल कॉलेज की सीमेंट। मेडिकल कॉलेज में प्रयोग हो रही मानक विहीन मटेरियल सीमेंट लाद कर निकले हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। खुलेआम बेचा जा रहा है मेडिकल कॉलेज का सीमेंट। बिजनौर से खबर है, जहां लिपिक महिला ने खाया है जहर। नगर पंचायत में लिपिक के पद पर तैनात थी महिला। आपको बता दें कि महिला की हालत नाजुक है। जिला अस्पताल में भर्ती ईओ नगरपालिका पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि ईओ ने महिला पर हाउस टैक्स गबन का लगाया है आरोप। नगर पंचायत बड़ापुर का ये पूरा मामला। कानपुर में तहसील में दिव्यांग ने किया है आत्महत्या का प्रयास। आपको बता दें कि 2 महीने से भटक रहे दिव्यांग ने काटी हाथ की नस। पिता की मौत के बाद पेंशन के लिए भटक रहा था दिव्यांग। अमीन के पद पर तैनात थे दिव्यांग के पिता। तो वहीं तहसील के माल बाबू पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तहसीलदार ने माल बाबू को किया है तलब। तहसील घाटमपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तहसील में दिव्यांग ने आत्महत्या का प्रयास किया। तहसीलदार ने माल बाबू को तलब किया है। तहसील के माल बाबू पर लगाया है भ्रष्टाचार के आरोप। तो वहीं लखनऊ में समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग देने के लिए मोहनलालगंज खंड शिक्षा कार्यालय पर मेजरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से यह कैंप एल्मिको द्वारा लगाया गया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। एल्मिको द्वारा राजधानी लखनऊ में लगभग 300 बच्चों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको हम ये भी बता दें कि आगामी 15 मार्च को ये वितरण किया जाएगा, जो कि मेजरमेंट के बाद दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क उपकरण मिलेंगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां बुजुर्ग महिला ने आग लगाकर दी जान। आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान थी महिला। कमरे में मिट्टी का तेल डालकर महिला ने लगाई आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। तो वहीं सजैदी थाना क्षेत्र रामपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद में टैंकर से 30,000 लीटर अल्कोहल बरामद हुआ है। बिहार से चंडीगढ़ जा रहा था अल्कोहल। टैंकर से अल्कोहल निकालकर करते थे मिलावट। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने पकड़ा अल्कोहल। तो वहीं आपको बताएं कि मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगवानपुर के सैनी दून ढाबे पर पकड़ा गया टैंकर। हापुड़ में साले द्वारा जीजा की पीट कर हत्या करने के मामले में दरअसल आपको बता दें कि मामला थाना
पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्य नगर का है, जहां पर पत्नी का पति से विवाद हो गया था। देखते ही देखते इस विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पत्नी ने अपने भाई को फोन कर दिया। झगड़े की सूचना मिलते ही जैसे ही मृतक की पत्नी भाई उसके घर पर पहुंचे तो आरोपी ने जीजा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और घायल की पीट कर हत्या कर दी। घायल अवस्था में जीजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले की सूचना मिलते ही हापुड़ एसपी नीरज जादौन मौके पर पहुंचे और फिलहाल आपको बता दें कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाए जाने का कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके लिए जनपदों के हर विकास खंड में बनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सामग्रियां वितरित की जा रही हैं और इसी के तहत राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड के हुलासखेड़ा बेसिक विश्वविद्यालय में बाल विकास एवं पुष्टाहार के निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने 5 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सामग्री का वितरण किया। तो वहीं गोसाईगंज विकासखंड गंगाखेड़ा गांव में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सामग्री का वितरण किया है। माल ब्लॉक क्षेत्र के जो है नौबस्ता में आंगनबाड़ी का कार्यक्रम किया गया है। वहाँ पर अपर मुख्य सचिव राज्यपाल पहुँचे हैं। किस तरीके से क्या यहाँ पे बच्चों को निर्देश दिए गए, क्या सिखाया गया, किस तरीके क्या जो है जो कार्यक्रम में जो है निर्देश दिए गए, आइए बात करते हैं। सर, जैसे कि आज कार्यक्रम हुआ है नौबस्ता में जो है आंगनबाड़ी को लेकर, किस तरीके से क्या बच्चों को निर्देश दिए गए, क्या सिखाया गया? माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की एक सोच है कि जो निम्नतम स्तर के बच्चे हैं, सबसे छोटे बच्चे हैं समाज में, अगर वो स्वस्थ होंगे और शिक्षित होंगे तो इससे आने वाले समय में एक स्वस्थ और शिक्षित समाज का विकास होगा। इसी परिकल्पना के तहत ये महामहिम श्री राज्यपाल जी ने एक अभियान शुरू किया है। यहाँ पर जो आपके लखनऊ जनपद के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके संचालक गणों के माध्यम से सामग्री की व्यवस्था यहाँ करवाई गई है। कुर्सी, आसन हैं, मेज है, खेल के सामान हैं, पौष्टिक खाद्य सामग्री है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर वितरित कराई गई हैं बच्चों के उपयोगार्थ। ख़ासतौर से आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मंशा ये है कि सभी इस गांव के जितने भी बच्चे इस लक्षित ग्रुप में हैं वो इस आंगनवाड़ी केंद्र तक आएँ, यहाँ पर इन सामग्रियों का उपयोग करते हुए अच्छे माहौल में शिक्षित हों, पढ़ें लिखें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों और यहाँ की जो माताएं बहनें हैं ख़ास तौर से उनको भी कुपोषण से अपने बच्चों को दूर करने के लिए प्रेरित किया जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए और एक सकारात्मक माहौल में बच्चों का विकास संभव हो समाज में, इस गांव में। इस उद्देश्य के साथ आज यहाँ 5 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सामग्री वितरित की गई है। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से आज यहाँ चर्चा हुई है, जो यहाँ के लोगों से बात हुई है, महिलाओं से बात हुई है ख़ास तौर से, उससे इस प्रयास का एक सार्थक नतीजा सामने जरूर आएगा आने वाले समय में। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये माल ब्लॉक में जो है जो प्रधानमंत्री आवास की जो मुहिम थी, जो घर घर जो है पहुंचाने की, तो वहाँ पर देखा जाए तो पात्रों को दिए गए पात्र का जो है लाभ नहीं उठा पाए, उस पर क्या? मैं इस बारे में स्थिति में नहीं हूँ कि कोई टीका टिप्पणी कर पाऊँ। हाँ, ये खंड विकास अधिकारी हैं, आप इनको बता दीजिए, ये अवश्य इसको दिखवा लेंगे या कहीं कोई गलती हुई होगी तो निस्संदेह उसकी जांच होकर के समुचित कार्रवाई इसकी सुनिश्चित करें। तो जैसे कि गौशालाएं हैं ग्रामीण स्तरों पर, जो आवारा पशु थे उनको गौशालाओं के अंदर जो है सुरक्षित करके उनकी चारे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था मुहिम चलाई गई थी, उसको जो है सुरक्षित रखा जाए और गाँव की जो है सेवा की जाए। तो कहीं ना कहीं जो है उनको सही से चारा नहीं मिल पा रहा है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे भूसे जो है सड़ा हुआ भूसा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हरे चारे की व्यवस्था नहीं है। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना कहूँगा आपको, जब इसकी बात हम वीडियो से करते हैं या उच्च न्यायालय करते हैं, उनका कहना होता है कि 3 महीने से 5 महीने पैसा नहीं आ रहा है। मैं एक निवेदन आपसे करूँगा कि देखिए, हर चीज़ें सरकार के सहयोग से संचालित होती हैं। आम जनता या जिसके लिए उपयोगी योजनाएं हैं, अगर उसकी सहभागिता नहीं होगी तो उस योजना की सार्थकता पूर्ण रूप से नहीं सिद्ध हो पाएगी। सरकार भी अपना एक हाथ देती है, ये भी अपेक्षा होती है कि आम जनता भी उसमें जुड़े, उसकी सहभागिता हो और सब चीज़ें मिलजुल करके
समाज की व्यवस्था को संचालित किया जाए। अगर कहीं कोई व्यवस्था में कमी रही है, मैं उस पर देखवा लूँगा और उसकी जो भी व्यवस्था होगी, अगर कम रह गई है तो उसकी दुरुस्त हो जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ अपर मुख्य सचिव राजपाल जी थे। उनका साफ तौर पर यही कहना है जो भी कार्यक्रम हुआ है वो बच्चों को देखते हुए जो है इनको ये सेवा पहुंचाई जाए, जो बच्चे हैं जो ग्रामीण स्तर पे उनको कहीं ना कहीं जो है उनको शिक्षा मिल सके, जिस वजह से ये कार्यक्रम को सफल बना। तो वहीं देवरिया के रामपुर कारखाना की पुलिस और देवरिया एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। टिम ने रामपुर कारखाना थाना अंतर्गत पांडे चौक चौराहे से एक ट्रक से 38 लाख की अवैध शराब बरामद की। शराब तस्कर ट्रक में टिश्यू पेपर के बंडल में शराब को छिपाकर बिहार ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। और इसी के साथ मेरा गांव मेरी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।